बड़ी समस्या है। देखते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन के बेनिफिट्स। ऑफलाइन में तो समस्या ही नहीं, कोई हैंग की पोजीशन नहीं है, ये तो है कवर हो गया। आप लोग क्या नहीं बोले? कोई बात नहीं है, जहां से सुनिए वहीं से सरेगा। हाँ तो बताइए ये कौन हंस रही है? देखो तो अच्छा हुआ कि सर आ गए कि हाइट कैसे हो गया, कोई बात नहीं। आपका यहाँ पे जो आप बता रही थी बात सही है, उसे किस हेड में रखेंगे? यूटिलिटी थ्योरी के अंदर रखेंगे, है ना। पहला हेड्स आपको हम लोग कोई चीज कंज्यूम क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें कुछ यूटिलिटी होती है। और कौन सी लड़की कोई बोल रही थी कि सेटिस्फाइड होता है, तो वो चूंकि वो कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, है ना। अपने वर्ड से सेटिस्फाइड है, तो वो तो अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि डिफाइन यूटिलिटी, तो आपका वो आंसर होना चाहिए ना। आंसर आपका सेटिस्फाइड में कैपेसिटी, है ना। व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी द कैपेसिटी ऑफ द कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, है ना। तो इसकी जो डिस्कशन है वो डिस्कशन किसके अंतर्गत आएंगे? यूटिलिटी थ्योरी के अंतर्गत आएंगे, जिसमें आपको दो तीन चीज मिलेंगे। एक चीज इसमें आप सीखेंगे क्या? डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड एवरेज यूटिलिटी। और दूसरा जो है आपको पढ़ना है, दूसरी चीज इसमें है वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। इससे दो बातें आपको सीखने को मिलेंगी, इसमें दो बातों का डिस्कशन है। क्लियर? आपका कौन सा है? जो यूटिलिटी थ्योरी में आएंगे तो उसकी डिस्कशन कर देंगे। अभी हेड्स पर केवल काम कर लेते हैं। बात समझ आ रहा है सर? कि यूटिलिटी थ्योरी में हमें दो बातें सीखनी है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, एंड उसमें से एक लॉ निकलता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। उसको यहीं पर लाके खत्म कर दिया, लेकिन हायर में जाइएगा तो थोड़ा सा इसमें और एक्सटेंशन दिया है। इस थ्योरी से आपका कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम किया है, आपका कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम नहीं है। कंजम्पशंस में किसके डिस्कशन को पढ़ेंगे? कंज्यूमर्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रोडक्शन में किसको पढ़ेंगे? प्रोड्यूसर्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। प्रोड्यूसर ही प्रोडक्शन का अपने मेन पार्टिसिपेंट्स हैं। और मार्केट स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ेंगे, मोनोपोली, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, है ना, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, डिओपोली, ये सभी मार्केट स्ट्रक्चर्स। और अलग अलग मार्केट में अलग अलग तरीके से जो है प्राइस को डिटरमिनेशन की थ्योरी है। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिटरमिनेशन की थ्योरी अलग मिलेगी, मोनोपोली में अलग मिलेगी, ये बातें। और लास्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। तो आते हैं यहाँ पे सेकंड, इसमें क्या पढ़ेंगे? यूटिलिटी थ्योरी के बाद सेकंड पढ़ेंगे इसमें आप डिमांड फंक्शन, है ना। इसमें क्या पढ़ेंगे? डिमांड फंक्शन। अब इसी डिमांड फंक्शन में तमाम बातें आपको आ जाएगी, है ना। व्हाट मीनिंग ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, फैक्टर्स, डिटरमाइनिंग फैक्टर्स ऑफ डिमांड, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, है ना। ये सभी जो है कहां पर क्या आएंगे? डिमांड फंक्शन में। डिमांड रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो डिमांड फंक्शन के अंतर्गत आ जाएंगे। और क्या पढ़ेंगे इसमें? और हमारे ख्याल से ये दो ही आपके चैप्टर्स में है, क्योंकि आपके पास तो डिमांड सभी हेड तो बन ही गया डिमांड का। डिमांड जब हेड बन गया तो डिमांड से जुड़े हुए जितनी भी बातें आएंगी वो सभी डिमांड फंक्शन के अंतर्गत आ जाएंगे। उसको अलग अलग कैटेगराइज किया गया, अलग अलग हेड्स बना दिए गए, लेकिन तमाम डिस्कशन डिमांड फंक्शन के अंतर्गत हम लोग कर लेंगे। बात समझ में आ रहे हैं? अच्छा, अब यहां पर जो है इसमें जो आपको पढ़ना होगा कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन में आप लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट। टोटल जो है आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, यानी 7 टाइप्स ऑफ कॉस्ट इसमें पढ़ेंगे। सभी के डिफिनेशन और सभी के
अपना अपना वर्किंग को देखेंगे। बस समझ आ रहा है ना। फिर उसके बाद 2 नंबर क्यों लिख दिया। और दूसरा इसमें पढ़ेंगे, चूंकि प्रोडक्शन लेकर आ गए हैं तो इसमें क्या पढ़ेंगे, प्रोडक्शन फंक्शन। ये दोनों चैप्टर में ये जितने भी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से जुड़े हुए रहेंगे प्रॉब्लम या उससे जुड़े हुए जितने भी इंफॉर्मेशन रहेंगे वो इन दोनों के अंतर्गत आपको आ जाएगा। कुछ बात समझ में आ रहा है सर, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स कि नहीं? क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको समझ में आ गया कि आप जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट में आप इसको कर रहे हैं। और ये इस ढंग से सिलसिलेवार तरीके से बनाया क्यों गया, तो बहुत आसान सी चीजें हैं कि आप कोई भी चीज को प्रोडक्शन कब करेंगे, जब उसकी डिमांड होगी। डिमांड कब होगी, जब उसमें यूटिलिटी होगा। यूटिलिटी होगा जिससे कि आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है, तब उस चीज की डिमांड करेंगे आप। क्लियर? तो अब जब डिमांड होगा तो कहां मैटर चला जाएगा, प्रोडक्शन में। तो प्रोडक्शन में वो देखेगा जो प्रोड्यूसर है कि हम कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज करें, प्रोडक्शन को कैसे मैक्सिमाइज करें। उसका मेन एस्पेक्ट तो ये रहेगा। मेन एस्पेक्ट उसका क्या रहेगा, एक प्रोड्यूसर का, इधर वो कॉस्ट को मिनिमाइज करेगा और साथ ही साथ वो क्या करेगा, प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करेगा। तो इससे संदर्भ में जो जो बातें कही जा रही है या कही जाएगी वो इसको समझेंगे इसमें, है ना। तो ये हो जाता है व्हाट टू प्रोड्यूस। कंजम्पशन हो गया ना, व्हाट टू प्रोड्यूस कि क्या प्रोड्यूस करना है, बात यहां क्लियर हुई। हाउ टू प्रोड्यूस हो गई बातें। टू होम टू प्रोड्यूस, ये तीन तो बेसिक इसकी जो है बातें रहती है। व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, टू होम टू प्रोड्यूस। टू होम टू प्रोड्यूस दैट इज द कंज्यूमर, जो डिमांड करने वाला है। क्लियर हो गई बातें। अच्छा, मार्केट में आप क्या पढ़ेंगे कि डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर, उसमें जो जो आपका सिलेबस में होगा उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि सभी का डिफिनेशंस होंगे और केवल प्राइस डिटरमिनेशन परफेक्ट कंपटीशन के अंदर होंगे और या मोनोपोली के अंदर होंगे। ये दो डिस्कशन हो जाएंगे। तो अब बात होती है कि यहाँ तो आपने डिमांड पैदा किया, इसमें केवल डिमांड से या उससे रिलेटेड करेंगे। इसमें केवल क्या है कि आप प्रोडक्शन के बारे में समझें, लेकिन इंटरचेंज नहीं हुआ ना, क्योंकि यहाँ तो प्रोड्यूसर अपना काम कर रहा है और यहाँ पर कंज्यूमर अपना काम कर रहा है। इन दोनों मीट कहाँ करेंगे, मार्केट में आएंगे। तो मार्केट में अगर दोनों बार्गेनिंग करेंगे, वहाँ इंटरेक्शन होगा बायर्स एंड सेलर्स का, बायर्स कंज्यूमर, सेलर प्रोड्यूसर, दोनों के इंटरेक्शन से क्या होगा, प्राइस का डिटरमिनेशन होगा। यानी इंटरेक्शन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन इस फॉर्म में करेंगे। बात समझ में आ गई। इस पर क्या होगा, प्राइस डिटरमिन हो गया, इस प्राइस पर इतनी क्वांटिटी बेची जाएगी और खरीदी जाएगी, है ना। क्वांटिटी डिमांडेड इन क्वांटिटी सप्लाइड एट द सेटल्ड प्राइस। जिस प्राइस पर होगा तो बायर क्या होगा कि उतना प्राइस देने के लिए तैयार होगा, उसके बदले एक्सचेंज में उसको गुड्स मिल जाएगा और सर्विस मिल जाएगी। क्लियर। अब जो प्रोड्यूसर है, जो पैसा उसको रेवेन्यू मिला, वो क्या वो पैसा उसका है, अरे भाई पैसा उसका है, उसका नहीं हुआ तो किसका होगा। ले एक और प्रॉब्लम होगी, कोई बात नहीं है ना, ये सब डिफिशियंसीज है, कोई बात नहीं है। वो लोग सुनेंगे तो मालूम चलेगा क्या बोल रहे हैं, पते नहीं क्या बोल रहे हैं, पता सुनाई पड़ रही है आप लोगों को, सबको तो मुंह उतरा हुआ लग रहा है कि टाइमिंग पास है। यस सर। तो अब ये बताइए कि यहां से जो प्रोड्यूसर पैसा लेकर जाएगा वो पैसा उसका है या किसी और का है, उसी का है। आप बोलिए सर, उसी का है। नहीं, मान लिया प्रोडक्ट बिक गया, आपने गए ये माल आपने बनाया, ये माल बनाकर आप बाजार में गए और बेच दिया, 10 रुपया आपको मिल गया, आप लेकर चले आए खुशी खुशी, तो वो 10 रुपया आपका है, तो किसका है। हाँ तो बोलिए, नो सर किसने बोले, हाँ बोलिए आप, किनका है, दूसरे का कैसे है। हाँ उसका प्रोडक्शन कॉस्ट तो है ही, साथ साथ उसका मुनाफा भी तो है।
तो हम लोग ये पढ़ते हैं कि प्रोडक्शन में 4 बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये 4 होते हैं ना। तो वो जो 10 रुपया इनकम हुआ वो चारों में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसीलिए चौथा पार्ट बनाया गया, डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का, ऑफ इनकम। जो आपके पास इनकम आया बेचने के बाद, जो 10 रुपये आपका इनकम आया, तो वो इनकम को फाइनली क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसके, एमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इस प्रकार माइक्रो यहां से खत्म हो जाता है ना, क्योंकि यहां डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यहां डिमांड पैदा हुआ, यहां प्रोडक्शन के बारे में हुई, यहां एक्सचेंज हुआ, पैसा आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म। कंसेप्ट क्लियर हुआ माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, कि ये हम इस ढंग से अलग अलग करके हम लोग इसको समझते रहेंगे, एक एक करके बात को समझते हैं। क्यों सर, कुछ बात क्लियर हुई कि कहाँ से कौन सी चीज, क्योंकि कोई भी चीज़ों का क्या होता है कि अगर एक सिस्टम आपके पास रहेगा तो उससे आप एक अच्छे ढंग से बातों को समझ पाएंगे और एक दूसरे से रेफरेंस लेंगे और उसको रिलेट कर पाएंगे, और उसके अनुसार क्या करेंगे, आप अपने आइडिया को एलाबोरेट कर सकते हैं। और जब कोई कंटेक्स्ट लिख रहे हैं किसी के संदर्भ में, तो आपके पास वर्ड्स रहेंगे, संदर्भ रहेंगे, उस रेफरेंस में अपनी बात को कह सकेंगे। क्लियर हो गई बातें। अब आइए अगली बात हम समझते हैं। क्या हुआ, ऐड पेज तो देंगे सर, लेकिन हम उसे नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, हम क्यों नहीं करते हैं उसे, हाँ, वो मेरी हैबिट्स है, वो हमको बार बार डेट या फिर हमको टाइटल लिखना पड़ेगा, है ना, इसलिए कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग, क्या हुआ, क्या बोले, नहीं तो क्यों आई कांटेक्ट बने, बड़ा मुस्कुरा दिए आपका मुस्कुराहट की वजह क्या है, उनका फेस में ऐसा कौन सा चीज देखें जो आपको मुस्कुराहट हो गई। कोई लड़की वगैरह रहते तो भले कुछ बात होती तो कंसीडर किया जाता चलिए ठीक है। क्लास में रहने का ये बेनिफिट मिलती है कि इंटरैक्शन होता है, क्योंकि आपके चार्मिंग फेस हैं, है ना, तो फेशियल से 2 बातें सामने आती है। जैसे कि वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, तो अब किनका फेस पर क्या आ रहा है समझ में नहीं आता है। अब ऐसे देख के अगर बात करते हैं तो भी लगता है। अब ऐसे क्या होता है कि आपके एक्सप्रेशन से थोड़ा हमको भी वाइटलिटी मिलती है, थोड़ा सा एनर्जेटिक होते हैं। जहाँ लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रही है तो वहाँ बात को दोबारा कहने का कोशिश करते हैं। ऐसे क्या होगा, अपना आ जाएगा, बटन दब गया, अगला पॉइंट्स आ जाएगा, डिस्कशन होगा, फिर अगला पॉइंट्स आ जाएगा, तो वो रिकॉर्डेड होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपकी अपनी जो इंफॉर्मेशंस हैं वो डिस्कशन में नहीं आती, और इसमें क्या होता है कि रैंडम में आपके पास अपनी कुछ बातें कहने का मौका मिलता है ना। तो अपनी अपनी कुछ कुछ विशेषताएं हैं। अब आइए एक टर्म यूज करते हैं। देखिए अभी तक हम सब्जेक्ट पे नहीं आए हैं, लेकिन जो डिस्कशन कर देंगे उससे कई चीजें आपका क्लियर हो जाएगी, कई प्रश्नों का उत्तर आप नॉर्मली दे पाएंगे। एक तो होता है कि किसी बात को सीधे सीधे कह देना, हमने डिमांड उठाया, उसका डिफिनेशन दिया, उसके आगे बढ़ गए। एक होता है कि हमें कहना वही बातें हैं, है ना, लेकिन कहने का एक वे होता है कि अगर हम ये बात समझा दें तो उसके आधार पर वो कई बातों को डिफाइन कर सकेंगे। क्यों करेगा, करने दो, देख सब भागने लगी, सबका डेटा प्रॉब्लम हो गया है, कोई बात नहीं है। अब देखिए एक टर्म हम यूज कर रहे हैं, आप लोगों ने देखा डिमांड फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन, ये सब भी माने फंक्शन एक वर्ड लगातार अटैच हो रहा है। क्यों सर, तो फंक्शन को आप डिफाइन कैसे करेंगे, व्हाट इज ए फंक्शन, एनी ऑफ यू, फंक्शन क्या है, व्हाट इज ए फंक्शन। आप डिमांड फंक्शन पढ़ती हैं,
या पढ़ते हैं। तो अगर हम डिमांड को हटा दें, क्योंकि फंक्शन सबके साथ लगा, कॉस्ट के साथ भी लगा, प्रोडक्शन के भी साथ लगा, तो वर्ड फंक्शन को अगर आप डिफाइन कर लेते हैं तो कॉस्ट को उठाएंगे, उसको डिस्कस कर देंगे, प्रोडक्शन को उठाएंगे, उसके साथ उसको अटैच कर देंगे, उसके बारे में 4 लाइन लिखा जाएगी, क्योंकि फंक्शन के बारे में तो मालूम है हमको, रेफरेंस केवल प्रोडक्शन का लेना या कॉस्ट का लेना है। आगे पढ़ेंगे तो कंजम्पशन फंक्शन, जब आप 5th सेमेस्टर में जाएंगे, जिसके पहले क्लासेस चल रहे थे, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, सेविंग फंक्शन, हर जगह वर्ड आ रहा है फंक्शन। तो अगर हम उस वर्ड को पकड़ लें और उसको डिफाइन कर लें तो उसके आधार पर हम बहुत सारी बातें को डिस्कस कर सकते हैं। तो बताइए कि मीनिंग ऑफ फंक्शन, कि फंक्शन का मतलब आप क्या समझते हैं? आप लोग में से कोई? विशेखा बोलेगी, बोलिए। जो चीज हम लोग को किसी के बारे में बताता है, किसी के बारे में क्लासिफाई करता है, उसको हम फंक्शन बोलते हैं। और बताइए, हाँ मिस्टर हंसने वाले। कोई भी टॉपिक को डिस्क्राइब करने के लिए सर जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं उसको फंक्शन, किसी भी सर टॉपिक के ऊपर सर हम लोग फंक्शन ऐड करते हैं सर, उसको मतलब डिस्क्राइब करने को सर फंक्शन। अच्छा आप बोलिए, ये निक्की हैं, हाँ क्या बोली? उसके खासियत को बताना। अंचल बोल रही हैं। एक ये उषा है, हाँ उषा फाइन बोलिए। अच्छी, चलिए ठीक है, कुछ हम बतला देते हैं। फंक्शन मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, यानी वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को फंक्शन कहते है ना। जैसे कह सकते हैं कि एक लाइन हमने ड्रॉ किया, अब इस लाइन के बारे में आपको कहा जाए कि ये छोटी है या बड़ी, तो आप क्या बताएंगे यादव सर? हाँ मेरे सर भी थे, उनका भी नाम वो भी थे, उनको हम यादव सर कहते थे, यूपी के थे। आप कहाँ के हैं? यूपी के ही हैं। यूपी कहाँ? हाँ गोरखपुर। ओ आदित्यनाथ जी का, हमारे सर थे भदोही के। हाँ बहुत, हमारा 90 में ग्रेजुएशन हुआ था, तो उस समय उनके साथ थे। 85 86 में, 87 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ। आप लोग अभी कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, हो जाएगा। तो देखिए आप बोला कि छोटी है, तो अगर हम यहाँ एक लाइन को ड्रॉ कर दिया, अब बताइए वो लाइन छोटी है बड़ी? अरे हम हमेशा इसको कंसीडर करेंगे ना। तो अब बताइए कि लाइन बड़ी हो गई छोटी? हाँ नीचे की चर्चा नहीं है, हमेशा हमने कंसीडरेशन जिसको रखा हमेशा उसको पकड़े रहिए। अब बड़ी हो गई तो किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए किसी दूसरे अदर हमको ऑब्जेक्ट को उसके रिस्पेक्ट में रखना होता है। हम लंबे हैं या नाटे, हम ये तब तक डिफाइन नहीं होगी जब हमारे रिस्पेक्ट में कोई पर्सन स्टैंड नहीं कर रहा हो। हम काले हैं या गोरे, अब आपके सामने खड़ा होगा तब तो काले कहलाएंगे, इनके सामने खड़ेंगे तो बराबरी कहला जाएंगे, है ना। तो कहने का मतलब कोई एक चीज को रिफरेंस के लिए हमें कुछ कहना चाह रही है, थक गई? गुड। तो किसी एक चीज को रेफरेंस के लिए हमें उस किसी अनदर रेफरेंस की आवश्यकता पड़ती है। बात समझ में आ रहे हैं? तो यहां पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब कभी भी फंक्शन टर्म्स यूज करें इकोनॉमिक्स में, तो हमेशा समझेंगे कि देयर इज सम एस्टेब्लिशमेंट बिटवीन वन वेरिएबल्स टू अनदर वेरिएबल। डिमांड फंक्शन, तो एक तो हमारा डिमांड हो जाएगा, वो प्राइस के साथ रिलेट करता है, तो डिमांड और प्राइस के बीच में क्या हो गया कि रिलेशनशिप हो गई। उसी रिलेशनशिप को क्या कर देंगे? डिमांड फंक्शन। उसी रिलेशनशिप को करेंगे ना डिमांड फंक्शन, कि डिमांड के साथ प्राइस का रिलेशन हो गया। बात क्लियर हो रहे हैं सर? अब यहां पर आइए कि ये वेरिएबल्स हैं, रिलेशंस बिटवीन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कितने तरह के होंगे? कौन कौन? हाँ बोलिए, कोई बोल सकते हैं? हाँ कुछ बोल रही है कोई, बोलिए।
सेमी वेरिएबल एंड फिक्स वेरिएबल। ये कुछ नहीं बोल रही हैं निक्की, ये सुन रही है केवल। कुछ बोलिए तो, आवाज तो जरा सुने कि आप बोल सकती हैं कि गूंगी हैं। ए हंसेगी, देखो तुम्हारी सहेली हंस रही है, सहेली है कि नहीं है? सहेली है कि उसकी एनवी हो? सर फ्रेंड ही है। फ्रेंड है, एनवी नहीं ना। नो। तो देखो वेरिएबल को हम लोग दो पार्ट में रखते हैं, समझते हैं चीजों को, क्योंकि इसको समझा देंगे ना तो कोई भी बातों को आप आसानी से लिख पाएंगे। एक को कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट स्पेलिंग देखिएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और सेकंड कहलाएगा कौन सा? डिपेंडेंट वेरिएबल। सिंपल सी बात हो गई। दो वेरिएबल्स, क्योंकि आपको कॉस्ट फंक्शन हो, सप्लाई फंक्शन हो, जैसे डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे, तो उसमें ये दोनों चीजें अगर क्लियर रहेगा कि कौन किस पर डिपेंड कर रहा है और उसको हमको कैसे एक्सप्लेन करना है, तो आसानी से उस स्टेटमेंट को लिखा जा सकता है ना। केवल क्लियर होनी चाहिए। तो अगर हम वेरिएबल्स को, क्योंकि आपके टोटल का टोटल चीज वेरिएबल्स हैं, हर चीज को हमको सिंबल्स में पढ़ना है, सिंबलाइज कर देना है। डिमांड की जगह हमको डी लिख के चलना है, सप्लाई की जगह एस लिख कर चलना है, प्राइस की जगह पी लिख कर चलना है, अलजेब्रा देकर लिखना है। तो अगर उस अलजेब्रा को अगर आप समझ लेते हैं तो बहुत सारी बातें आपको समझ में आ जाती है ना। दूसरे होंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। स्पेलिंग देखिएगा जरूर, लड़कियां आप लोग भी देखना। ये कोई विशाल नाम का लड़का है, कहाँ गया? भाग गया। वेरिएबल विशाल कुछ है क्या? कुछ बोलता है ना? कुछ बोलेगा, रहने दो। क्या नाम है उसका? विशाल महतो। खैर, तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट। और डिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ? अब जैसे हम एक सिंपल सी बात करते हैं, एक है एज, एक वेरिएबल। अब हमारे पास टू वेरिएबल्स पर हम लोग काम करते हैं। ये तो बात समझ में आ गया। फंक्शन का मतलब क्या हो गया? रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स हमारे पास दो है, हम लोग टू वेरिएबल्स पे काम करते हैं, टू वेरिएबल मॉडल पे काम करते हैं। तो एक हम लोग एज ले लेते हैं, एक लेते हैं आपके पास नॉलेज। ऐसे नॉलेज की जगह विजडम का यूज करना ज्यादा अच्छा लगता है ना। विजडम WISDOM होगा ना, ई नहीं ना होगा, विजडम। ठीक, तो अब बताइए इन दोनों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश है कि नहीं? दोनों, विजडम का मतलब क्या समझे? विजडम चालाकी का संदर्भ, क्लीवर का संदर्भ में नहीं आता। मैंने कह सकते विजडम मतलब बुद्धिमता है ना, जिसमें बुद्धि का आप यूज करते हैं, रैशनैलिटी। तो एज और विजडम में कोई रिलेशन एस्टेब्लिश है कि नहीं? आप लोग तो बोलिए कोई। हाँ उषा, दोनों में रिलेशन एस्टेब्लिश है? आप बताइए सर। उम्र के साथ विजडम बढ़ता है या नहीं? यस सर, बढ़ता है, रिलेशन है। सर जैसे हम लोग बढ़ते रहते हैं वैसे मैच्योर। जब छोटे बच्चे हैं उनकी विजडम, आप सीनियर से आपकी विजडम आज से 15 साल बाद आपका एज बढ़ जाएगा, तो उस समय आपकी सोचने समझने की जो समर्थ है वो घटेंगे, बढ़ेंगे या एज इट इज रहेंगे? बढ़ेंगे। तो कौन किस पर डिपेंड किया? एज के ऊपर कौन डिपेंड किया? विजडम, है ना। मतलब कि अगर हम एज को ए लें और विजडम को W लें तो कौन किस पर डिपेंड किया? यानी ये हमारा डिपेंडेंट हुआ और ये हमारा इंडिपेंडेंट हुआ। क्लियर? अब अगर इसे हम फंक्शनल फॉर्म में लिखना चाहें
ये दोनों के बीच तो अलग हो गया। अब दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, मैथमेटिकली या इकोनॉमिकली क्या होना चाहिए, माने इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों के बीच में हम रिलेशन को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो दोनों को एक साथ कैसे लिखें, तो दोनों को हम लिखेंगे W इज ए फंक्शन ऑफ A। ये स्टेटमेंट आप किताबों में देखते होंगे, ये यहां से बन के आया कि W डिपेंड्स अपॉन A। W इक्वल टू F मत पढ़िए, इसको क्या पढ़ेंगे, W इज ए फंक्शन ऑफ A, दैट मीन्स W डिपेंड्स अपॉन A। बस समझ में आ रहे हैं ना। तो यहां पर क्या हो गया कि W डिपेंड्स अपॉन A हो गए। उसी ढंग से अगर हमें पढ़ना हो तो अगर C को कॉस्ट मानते हैं और Q को आउटपुट मानते हैं, हाँ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड आउटपुट मानते हैं, तो इसको क्या पढ़ेंगे, कॉस्ट इज ए फंक्शन ऑफ आउटपुट, है ना, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड यानी आउटपुट। तो इसको क्या पढ़ेंगे, कॉस्ट इज ए फंक्शन ऑफ आउटपुट पढ़ेंगे। आप लोग को कुछ क्लियर हो रहे हैं कि नहीं? ये अंगूठा दिखा रहा है कौन, क्रिस्टल क्लियर कि स्प्राइट क्लियर? थम्सअप कहाँ होता है? ओ अच्छा, थम्सअप क्लियर है। वैसे तो स्प्राइट वाइट है ना, वो तो क्रिस्टल क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर कहने का मतलब कि अब तो बात समझ में आ गई कि उस एक्सप्रेशन जहां भी आप देखिएगा इस फॉर्मेट में, मतलब समझ में आ जाएंगे कि रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स जो गिवन वेरिएबल्स हैं, जो ब्रैकेट के अंदर है एफ के साथ अटैच्ड, वो इंडिपेंडेंट है ना, और जो लेफ्ट साइड में है वो डिपेंडेंट है। समझ में आ रहे हैं? जैसे फर्दर अगर हम लिखें कि Q, अब देखिए कॉस्ट फंक्शन में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, लेकिन हम लोग सिस्टमैटिक चलेंगे, पहले मीनिंग तो क्लियर कर दें, फिर एक एक टॉपिक्स को लेकर डिस्कशन की ओर चले जाएंगे। बात समझ में आ रहे हैं सर? तो जैसे अगर हमने कहा कॉस्ट इज ए फंक्शन ऑफ आउटपुट, Q फॉर आउटपुट। अच्छा, आउटपुट भी कभी कभी फंक्शन हो, ये भी डिपेंडेंट हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि जो इंडिपेंडेंट है वो कभी भी डिपेंडेंट नहीं हो सकता है। जैसे कॉस्ट किसका फंक्शन है, आउटपुट का, और आउटपुट किसका फंक्शन होगा, बोलिए, अरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर एंड कैपिटल। अरे क्यू को तो प्रोडक्शन कहते हैं लड़की, क्यू ही तो प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन कहो आउटपुट कहो, क्यू हमेशा जो है इंडिकेट किसको कर रहा है, प्रोडक्शन को कर रहा है। प्रोडक्शन को ही आप क्या कह सकते हो, आउटपुट कह सकती हो। प्रोडक्शन को ही आउटपुट कहेंगे, प्रोडक्शन ही आउटपुट है। तो कॉस्ट इज ए फंक्शन ऑफ आउटपुट, दैट इज द कॉस्ट फंक्शन। रिलेशन बिटवीन कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन एंड क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड क्वांटिटी कॉस्ट प्रोडक्शन। क्योंकि C और Q के बीच के रिलेशन को ही तो कॉस्ट फंक्शन कहेंगे। अच्छा, Q किसका फंक्शन होगा, कुछ और डिस्कशन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। नहीं, लेबर। ऐसे 4 फैक्टर्स हैं ना, 4 फैक्टर्स में 2 ही फैक्टर्स पर हम लोग को काम करना, 2 को गिवन माना जाता, लैंड को और नहीं, इसमें हम लोग मेनली 2 पर ही काम करेंगे। K फॉर कैपिटल, है ना। प्रोडक्शन किस पर डिपेंड करेगा, लेबर एंड कैपिटल पे करेगा, दैट इज द प्रोडक्शन फंक्शन। अब इस बात को स्टेटमेंट में लिख दीजिएगा, दैट इज योर आंसर। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन फंक्शन, हो गया ना। अब बताइए लेबर भी फंक्शन हो सकता है, किसका, वेज रेट का। जैसा वेज होगा उसके अनुसार लेबर सप्लाई होगा, सप्लाई ऑफ लेबर डिपेंड करेगा ना, वो वेज पर करेगा। आ रही बात समझ में? तो ये इस तरीका से कई जो है आपके पास फंक्शंस डेवलप होते हैं।
जहां पर जिस जिस जो है कह सकते हैं रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करना होगा, उन दोनों वेरिएबल्स को डिस्कशन कर लेंगे और उसके आधार पर अपनी स्टेटमेंट को बना लेंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा आपके शब्दों में। एक तो होगा कि हमारे शब्द होंगे, हमने उसको लिख दिया, एक होता है कि हमने ये बता दिया ये इसका आंसर हो जाएगा, अब आप जो भी लिख दीजिएगा वही आंसर है। इसमें तो कोई कहानी तो बात नहीं है, शब्द का चुनाव आप कर सकते हैं। अच्छा, अब बताइए इसे हम क्या पढ़ेंगे? डी फॉर डिमांड, पी फॉर प्राइस। बताइए इसको क्या पढ़ेंगे? बोलो कोई। डिमांड फंक्शन। तो यहां क्या कहेंगे कि डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस। तो अब होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड फंक्शन? तो फंक्शन मीन्स क्या होता है? रिलेशनशिप। द डिमांड फंक्शन शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ये होगा पी फॉर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। मेरा वीडियो रुक गया, कोई बात नहीं है, मैं तो चल रहा हूं। देखिए क्यों रुक गया? आपका शायद कहीं पर नेटवर्क हो गया, रिकनेक्ट कीजिए। अच्छा यादव जी, ये जो है सही है गलत? सही है। अच्छा, अगर हम उलट दें तो क्या ये सही है या गलत? इसमें क्या करेंगे? डिमांड डिपेंड्स अपॉन प्राइस। तो अब क्या होगा? जो इंडिपेंडेंट है मतलब उसको मर्जी, अपने मर्जी से आप घुमा सकते हैं, यूजर है ना, या जो इसको स्टडी कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से इंडिपेंडेंट को वैरी करेंगे और तब देखेंगे डिपेंडेंट पर क्या होगा। अब इस केस में देखिए क्या होगा कि अगर हम P को वैरी करते हैं अप साइड में तो D क्या होगा? डाउन हो जाएगा। क्लियर? इसमें देखिए तो इसमें किसको वैरी करेंगे? इसमें किसको वैरी करिएगा? किसके अनुसार किसको जज कीजिएगा? हमेशा जो ब्रैकेट में है उसको वैरी कीजिएगा और उसके अनुसार इसके ऊपर आप जो कंसीडर कीजिएगा वही आपका आंसर होगा। किताब की ऐसी की तैसी। नहीं समझे? क्योंकि जो आप एनालिसिस कीजिएगा वही किताब भी एनालिसिस करेगा, क्योंकि आप भी एक रैशनल पर्सन है, किताब भी एक रैशनलिटी के साथ है। बात समझ में आ रहे हैं ना कि आप एक रैशनल करते किसी भी चीज़ का डिमांड प्राइस बढ़ जाएगा तो नेचुरली है कि उसकी डिमांड घट जाएगी। कुछ केसेस में नहीं होगी जो कि हम लोग जब सब्जेक्ट के अंदर घुसेंगे तो उस पर काम कर लेंगे कि कौन कौन केसेस में नहीं होगा, लेकिन समान रूप से तो ये डिस्कशन का विषय वस्तु है। यहां पर किसको वैरी करिएगा? डी को। अगर डी को वैरी करते हैं तो पी पर क्या इंपैक्ट आएगा? विचार कीजिए। ये पेन जो है पहले 5 पेन आप डिमांड कर रहे थे, उसका एक प्राइस था, अचानक आप 25 पेन का डिमांड कीजिएगा तो उसकी क्या होगी? प्राइस कम जाएगा। कैसे? डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ता है कि घटता है? प्राइस बढ़ने से डिमांड घटता है, लेकिन डिमांड बढ़ने से प्राइस नहीं घटेगा। सोच के देखिए, विचार कीजिए। अभी मान लेते हैं कि 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, एक टोटो खड़ा है, क्लियर, उसकी अपनी भाड़ा है। अचानक 25 व्यक्ति आ गए तो टोटो का डिमांड बढ़ेगा या घटेगा? तो टोटो का डिमांड बढ़ेगा तो टोटो वाला प्राइस को बढ़ावेगा या घटा देगा? नॉर्मल कंसेप्ट है। यहां पर जो है हम 10 गो माउस लेकर बैठे हैं बेचने के लिए, कोई एगो कस्टमर आया तो उसको दे दिया, अचानक 25 कस्टमर आ गया तो हम इसका रेट को क्या करेंगे? अब बड़े धर्मतल्ला से मार्केट में जाकर देखिए, कस्टमर नहीं है तो उसी चीज को कम दाम में बेच रहा है। जैसे देखेंगे 4 को झूठ आ गया तो ऊपर तो रेट बढ़ा देता है। एक नॉर्मल फिनोमेना तो है ना इकोनॉमिक मार्केट का कि डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ता है, लेकिन
प्राइस बढ़ने से डिमांड घटती। तो ये रिलेशनशिप को आपको देखना है, जज करना है। यही रिलेशनशिप आप जिस समय एस्टैब्लिश कर लिए उस समय उस टॉपिक्स को आप डिस्कस कर लिए। बस समझ में आ रहे हैं ना। तो कुछ चीज़ें अदला बदली हो सकता है कि कभी डिपेंडेंट या कभी इंडिपेंडेंट हो सकता है, लेकिन इस केस में आइए, इस केस में एज कभी भी विजडम पर डिपेंड नहीं करेगा। विजडम हमेशा एज पर डिपेंड करेगा, लेकिन एज कभी भी विजडम पर डिपेंड नहीं करेगा। अब कितनों, अब जो है चाणक्य जो लड़का छोटा है, छोटा में बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा है, अपने आप में गूगल बॉय कहलाता है, लेकिन क्या उस पर उसका एज डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। लेकिन एक समान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है सोचने सकने की कैपेसिटी बढ़ती है, उसका विजडम बढ़ता है। तो यहां पर हाँ बोलिए, कर देते हैं हाँ। तो मतलब क्या हो गया कि कुछ चीज एब्सोल्यूट होते हैं, वन साइडेड होते हैं, कुछ चीजें बोथ साइड होते हैं। जैसे कि इस केस में हम लोगों ने देखा, इस केस में तो देख रहे हैं कि एज ऑलवेज जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में माना जाएगा, है ना, कभी भी वो डिपेंडेंट नहीं होगा। लेकिन डिमांड और प्राइस के बीच के रिलेशंस को हम अदला बदली करेंगे और दोनों से दो अलग अलग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे। तो जब डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस भी संग संग बढ़ जाएगा। लेकिन डिमांड, इसको डिमांड फंक्शन कहेंगे, इसको इनवर्स डिमांड फंक्शन कहेंगे, क्योंकि इनवर्स हो गया ना। डिमांड फंक्शन में डिमांड डिपेंडेंट होगा, प्राइस इंडिपेंडेंट होगा, लेकिन इनवर्स डिमांड फंक्शन में प्राइस डिपेंडेंट होगा और डिमांड के अनुसार आपको प्राइस को डिटरमिन करना होगा। कुछ क्लियर हो रही बातें कि नहीं? कि कुछ डाउट्स है तो बोलिए। हाँ, क्या कह रहे थे? कौन कुछ पूछ रहे थे? हाँ, तो एक मिनट देखिए, हम लोग क्या होता है ना कि पढ़ते समय बोलते समय हम लोग यही चीज को ध्यान नहीं रखते कि इंडिपेंडेंट को बोलना है कि डिपेंडेंट को बोलना है। इसी से तो आपको लॉ ऑफ डिमांड, यही तो लॉ ऑफ डिमांड है, यही तो लॉ ऑफ डिमांड है कि लॉ ऑफ डिमांड सेज व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेज क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी फॉल्स एंड व्हेन प्राइस फॉल्स क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी राइजेज। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक सांस में तो पहले बोलते हैं व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेज, और दोबारा जब बोलने जाते हैं तो फिर हम डिमांड को पकड़ते हैं, डिमांड राइजेज, तो वहां पर जाकर लड़खड़ाने लगते हैं स्टेटमेंट से। जो वो लड़का भी लड़खड़ा रहा है तो क्यों? क्योंकि हर वक्त आपको डिमांड के अनुसार प्राइस को डिस्कस करना है या प्राइस के अनुसार डिमांड को करना है। तो जब लॉ ऑफ डिमांड कहेंगे तो लॉ ऑफ डिमांड में क्या होगा कि डिमांड डिपेंडेंट होगा और इंडिपेंडेंट प्राइस होगा। तो हम इस स्टेटमेंट को रखेंगे या हम इस स्टेटमेंट को रखेंगे, हम इसके अनुसार ना बोलेंगे कि व्हेन लॉ ऑफ डिमांड, द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड इज दैट व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेज डिमांड फॉर द कमोडिटी फॉल्स एंड व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स डिमांड फॉर द कमोडिटी राइजेज। लेकिन क्या होता है कि यहां बोलते समय हम लोग डिमांड को पहले रखते हैं, अदर्स नेक्स्ट जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है वो नहीं बना पाते, रट जाते हैं वहां डिमांड प्राइस करते करते में अगला स्टेटमेंट आपको कंफ्यूजन पैदा कर देता। लेकिन इसको अगर सामने रख लेते हैं तो टोटल आंसर मिल जाता है कि नहीं? बोलिए तो यादव जी, क्या बोलिएगा इसको स्टेटमेंट क्या होगा? बोलिए। व्हेन प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स एंड प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस, एंड दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड। ये चर्चा आपका नहीं है, लेकिन चूंकि हमने ये यूनिवर्सली दिखा दिया कि ताकि कहीं पर भी आपको लगे तो उसकी बात को सोच सके, कंफ्यूज नहीं रहे कि दोनों जो है एक ही बातें नहीं हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं। क्यों? पूछिए। सर जैसे कि आप फर्स्ट वाला बताए थे, इसमें क्या हो गया था, प्राइस और डिमांड कोई एक इंडिपेंडेंट हो जाता है, एक डिपेंडेंट हो जाता है। एक नहीं, आप इसके अनुसार कौन डिपेंडेंट है? सर प्राइस डिपेंड टू डिमांड है और प्राइस इंडिपेंडेंट। गुड।
और सेकंड केस में सर प्राइस सर डिमांड इंडिपेंडेंट है और प्राइस डिपेंडेंट। गुड। तो सर मेरा कहने का मतलब था ना कि जब आप बोले कि फंक्शन किसको बोलते हैं जब जिसमें हम लोग का वेरिएबल्स रहता है रिलेशनशिप। तो ये रिलेशन हो गया। ये जो एफ शो कर रहा है ये किसके लिए आया? एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप, फंक्शन रिलेशनशिप। ये स्मॉल एफ जो आ रहा है इन दोनों को क्या कर रहा है? एस्टैब्लिश कर रहा है रिलेशनशिप को। नहीं तो डी हम अलग लिख देते हैं, पी अलग लिख देते हैं, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन बोथ। लेकिन दोनों को अटैच करेंगे तो हम एक साइन दे देंगे इक्वल का, एक इसको फंक्शन दे देंगे, तो इसमें हो जाएगा फंक्शन रिलेशन हो गया। हाँ, आप क्या कहना चाह रही हैं? तो सर वो फर्स्ट वाला का जो आप बोले डिमांड इक्वल्स टू एफ, डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ, डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ पी, ये डिमांड फंक्शन है। हाँ, और जो नीचे का था वो इन्वर्स डिमांड फंक्शन है जो आपके डिस्कशन में नहीं है। आपके डिस्कशन में वो नहीं है, समझ रहे हैं ना? ये डिस्कशन में जब इन्फ्लेशन टर्म आएगा ना, या जनरल प्राइस लेवल जो हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो वहाँ पर उसकी चर्चा हम और डिटेल से करेंगे। ये यहाँ पर आएगा जनरल प्राइस लेवल में, कि जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है तो इकोनॉमी में चीज़ों की कीमत बढ़ती है। अगर सप्लाई उसके साथ कोइंसाइड नहीं करता है तो वो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन क्रिएट करता है। तो जब इन्फ्लेशन की चर्चा करेंगे तो बात आ जाएगी। अभी तो हम लोग यहीं पर हैं। हाँ, किसी को आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो पूछेंगे। हाँ बोलिए। नहीं, P इज अ फंक्शन ऑफ डी, P इज अ फंक्शन ऑफ डी बोलिए। हाँ बोलिए, क्या कहना चाह रही हैं? आवाज आपकी नहीं आ रही है स्पष्ट। चूंकि अभी हम सब्जेक्ट में कहाँ गए हैं सर, अभी तो हम फंक्शन जैसे टर्म्स को डिस्कशन कर रहे हैं, है ना? कि माने फंक्शन का मीनिंग क्लियर कर रहे हैं कि अगर भली भांति से फंक्शन से परिचित हो जाएंगे तो बातें को कहने में आसानी होगी। जब हम डिमांड फंक्शन डिस्कशन करेंगे, लॉ ऑफ डिमांड डिस्कशन करेंगे, तब उसमें एक्सेप्शन की चर्चा करेंगे, है ना? तब ना उसमें एक्सेप्शन आएगा। तो अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि फंक्शन जैसे टर्म्स को कि कैसे हम किस किस ढंग से उसको समझ सकते हैं, उसमें कौन कौन से वेरिएबल्स हैं। अच्छा, अब इस प्रकार हम लोगों ने क्या देखा यहां पर कि एक अप है तो एक डाउन है, इसमें एक अप है माने इंडिपेंडेंट अप है तो डिपेंडेंट भी अप है, इसमें इंडिपेंडेंट अप है तो डिपेंडेंट डाउन है, और जब इंडिपेंडेंट जब डाउन है तो डिपेंडेंट अप है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो यहाँ से क्या होगा ना कि अगर ये चीज़ आप समझ लेंगे ना तो फिर हमें कोई भी स्टेटमेंट को लिखाने में आपके माने वो ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इसका ये स्टेटमेंट होगा और आप अच्छी ढंग से उसको ग्रैस्प कर लेंगे। तो इस प्रकार जो है फंक्शन कितने तरह का हुआ? कौन कौन? वो तो वेरिएबल था। हाँ, कितने तरह के फंक्शन हुए सर? नहीं, अरे यहाँ पर देखिए ना, दोनों का अलग अलग डिजाइन हुआ कि नहीं? ये रिलेशनशिप है ना, वेरिएबल तो P और D है, लेकिन इसके अनुसार ये एक्शन कर रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्शन कर रहा है, इस सेम डायरेक्शन में एक्शन कर रहा है। इस सेम डायरेक्शन में है ना कि जिधर इंडिपेंडेंट जाएगा उधर ही डिपेंडेंट जाएगा। जैसे कि इनकम और एक्सपेंडिचर है ना, इनकम और एक्सपेंडिचर है आपके पास, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएगा। इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएगा। इनकम बढ़ेगा तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। डायरेक्शन हुआ ना कि अगर इनकम जो है इंडिपेंडेंट है और एक्सपेंडिचर आपका डिपेंडेंट है, तो अगर आपका इनकम आज 100 रुपया है तो आपका खर्चा कुछ होगा, लेकिन आपका अगर इनकम 1000 रुपया हो जाएगा तो खर्च भी उससे अनुपात में बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो दोनों जो है एक डायरेक्शन में गया कि नहीं? बात समझ में आ गए? तो या तो एक ही डायरेक्शन में दोनों जाएगा, इंडिपेंडेंट उसको अपने दिशा में ले जाएगा, या तो उसको अपोजिट डायरेक्शन में कर देगा। तो इस तरीका से जो भी फंक्शन होगा वो कितने तरह का होगा? 2 तरह का होगा। बात समझ में आ रहे हैं?
या तो डिपेंडेंट या तो वो, सेम साइड पे जाएगा या फिर ऑपोजिट। हाँ, तो उसका क्या नाम दीजिएगा? गुड। उसको क्या कह सकते हैं? आप इसको डायरेक्ट फंक्शन कह सकते हैं, या डायरेक्ट रिलेशन कह सकते हैं, या डायरेक्ट फंक्शन कह सकते हैं, है ना? कब? जब अगर हमारे पास, अगर हम यहाँ x और y ले लेते हैं, दो वेरिएबल्स ले लेते हैं x और y। y हमारा डिपेंडेंट है, x हमारा इंडिपेंडेंट है, तो इनके बीच में जब हम रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे तो क्या लिखेंगे? y इज ए फंक्शन ऑफ x। हाँ, y इज इक्वल टू एफ एक्स नहीं बोलना चाहिए, हाँ, y ऑफ फंक्शन ऑफ x। तो अब इस केस में अगर क्या होगा कि x अगर राइज करता है तो y भी राइज करेगा, उसी ढंग से अगर x हमारा फॉल करेगा y भी फॉल करे, हाँ, फॉल करेगा। बस समझ में आ रहे हैं? और इस केस में क्या होगा कि यदि हमारे पास y इज ए फंक्शन ऑफ x है, तो अब हम x के अनुसार करेंगे ना, x अगर राइज करेगा तो y क्या करेगा? फॉल करेगा, या x हमारा फॉल करेगा तो y राइज करेगा। ये बात समझ में आ रहे हैं कि जो भी रिलेशनशिप होगी वो दो ढंग की होगी, या तो वो डायरेक्ट रिलेशन होगा, या डायरेक्ट फंक्शन बोलिए या रिलेशन बोलिए, बोथ आर सेम इन टर्म्स। अच्छा, डायरेक्ट रिलेशन को दूसरा नाम से क्या जानेंगे? पॉजिटिव रिलेशन। किताब में आप पढ़िएगा, पॉजिटिव भी लिखा रहता है, देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन सच एंड सच। कभी कभी टर्म्स यूज होता है पॉजिटिव रिलेशन या पॉजिटिव, तो रिलेशन को आप सब्स्टिट्यूट किससे कर सकते हैं? रिलेशन हाँ, आप कहे नहीं बोल रहे? फंक्शन को सब्स्टिट्यूट वर्ड क्या दे सकते हैं? ठीक बोली, कौन बोली है? हाथ उठा लो भाई, चॉकलेट मिलेगा, डाउनलोड कर लेना। हाँ, आजकल तो गूगल का जमाना है, डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना? एक नहीं, पूरा का पूरा टब भेज दिया जाएगा, जितना डाउनलोड करना है कर लीजिए। खाना ना खाना बात की चीज है। आप तो यहाँ बैठी हैं तो आपको तो पॉकेट से निकाल के देना पड़ेगा, है? नहीं चाहिए, कोई बात नहीं है। समझ में बात आ रही है? समझ में बात आ रही है कि मैंने कुछ मतलब टाइम कंज्यूमिंग है? नहीं, मतलब टाइम कंज्यूमिंग है कि मैटर आप तक पहुंच रही है, लेकिन ये चीज़ जानना चाहिए या नहीं। एक तो होता है कि सीधे हम डिमांड को लेकर आ जाते हैं और डिस्कशन कर देते हैं, एक होता है कि इसके माध्यम से हम कई बातों को डिस्कस करते हैं। तो अब बताइए, पॉजिटिव रिलेशन को हम डायरेक्ट रिलेशन भी कहते हैं, और कौन सा रिलेशन कहेंगे? अच्छा, इसको कौन सा कहेंगे? जब ये डायरेक्ट हो गया तो इनडायरेक्ट, मतलब अपोजिट, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो एक बढ़ेगा तो कौन? इंडिपेंडेंट, हमेशा, है ना, जिसके अनुसार जो करेगा। तो इसको क्या कह सकते हैं? इनडायरेक्ट रिलेशन। और क्या कह सकते हैं? अगर ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा। और बताइए। हाँ, गुड, इनवर्स हो जाएगा। और बताइए, इनवर्स रिलेशन। और कोई बताइए आप लोग। एक कान खुद आ रही है, पूरा एक्शन दिखाई पड़ जाता है। थोड़ा हम भी कर ले ना, कुछ निकला। हाँ, एक और क्या कह सकते हैं सर? अपोजिट। अपोजिट माने 4 नाम से जानते हैं, इसको 2 नाम से जानते हैं। समझ रहे हैं ना? पॉजिटिव या डायरेक्ट, इसको आप इनवर्स भी कभी लिख दीजिए। क्लियर? इसको क्या लिख सकते हैं? अपोजिट। अब देखिए, ये तो टर्म्स हो गए। अब अगर इन बातों को ग्राफ के रूप में प्रेजेंट करना पड़े, क्योंकि हर बात को हम इकोनॉमिक्स बताएंगे तो 3 तरीके से बताएंगे। टेक्सचुअल, टेक्स्ट में लिखा जाएगा मैटर, फिर उसका ग्राफिकल, फिर उसका मैथमेटिकल। आपके कोर्स में हो या नहीं हो, लेकिन हम उसका आपको एसेंस दे देंगे, टेस्ट दे देंगे कि इसको इस ढंग से आप सिम्बलाइज कीजिए, इसका देखिए इस ढंग से आप इसको न्यूमेरिकल्स कर लीजिए, इसको इस ढंग से आप मैथमेटिकल कर लीजिए।
तो एक बात अगर समझे रहेंगे तो ग्राफ अपने से स्केच कर सकते हैं, किताब को देखने की जरूरत ही नहीं है, फ्री हैंड कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास वेरिएबल्स दिया हुआ है, वेरिएबल्स के अनुसार आपने रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिया। तो रिलेशन में आपको क्लियर हो गया कि एक बार इंडिपेंडेंट बढ़ रहा है तो डिपेंडेंट पर क्या असर पड़ रहा है, उसके अनुसार उसका लिख देंगे देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशन और नेगेटिव रिलेशन बिटवीन द बोथ। अगर दूसरा स्टेटमेंट मिल जाता है ना कि पहला तो रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया, फिर रिलेशन किस टाइप का है, पॉजिटिव या निगेटिव, अगला स्टेटमेंट वो हो जाएगा। और फिर उसके बाद उसको ग्राफ बना दीजिएगा। तो ग्राफ कैसे बनाइएगा, पॉजिटिव में। जब भी आपका रिलेशन पॉजिटिव होगा तो ये देखिए जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होगा वो नीचे एक्सिस में लिखा जाएगा, और जो भी डिपेंडेंट होगा वेरिएबल्स वाई एक्सिस में लिखा जाता है, वर्टिकल एक्सिस में। या आप कोऑर्डिनेट एंड अब्सिशस पढ़े होंगे या कहीं पर भी बने हो ग्राफ पढ़े होंगे, तो नीचे हमेशा ओ एक्स क्यों लिखा जाता है। ये जो ग्राफ बनाते हैं दरअसल ये फंक्शन है, हम लोग तो खैर ग्राफ बना के छोड़ देते हैं। हम लोग लिख देते हैं y इक्वल टू 3x²। तो मतलब क्या हो गया, देयर इज रिलेशन बिटवीन y एंड x, हुआ ना, y और x, ये तो फंक्शनल फॉर्म हुआ, इसके आधार पर इक्वेशन हो गया। अब बताइए ये इक्वेशन पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि x का वैल्यू बढ़ता जाएगा तो y का वैल्यू भी तो बढ़ता जाएगा साथ साथ है, क्योंकि x का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो 3 हो जाएगा, अगर 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 12 हो जाएगा, तो x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, तो इसलिए रिलेशन कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार जब हम इसको ग्राफ पर प्रेजेंट करेंगे तो कर्व कहाँ खींचेंगे, ऊपर की दिशा में, सिंपल, मापने की जरूरत ही नहीं है, सीधे आप बट खींच देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि जब यहाँ पर x1 ये है तो ये हमारे पास y1 हो गया, जब हम इसको इंक्रीज करके x2 पर लेकर आ गए तो ये भी कितना पर आ गया, y2 आ गया। तो देखिए ये बढ़ा तो ये भी नहीं बढ़ा, आई बात है समझ में। और इसका जब डायग्राम बनाएंगे तो क्या बना देंगे, ये भी यहाँ ओ फॉर ओरिजिन x एंड y, इसका डाउनवर्ड बना देंगे। मतलब कि आप देखिए ये हमारा x1 है तो ये हमारा y1 है, ये हमने बढ़ा दिया, यहाँ से क्या कर दिया x2 कर दिया, ये देखिए ये घट गया y2 हो गया। ये जब बढ़ गया तो ये घट गया। तो जैसे ही कोई फंक्शन एस्टेब्लिश होता है वैसे ही आपका ये यहाँ तक तो बात आप पहुँचा ही दीजिएगा, यहाँ तक तो बात पहुँच ही जाएगी, कोई दिक्कत। मतलब कि अगर कोई फंक्शन मेरा पॉजिटिव रहा हाँ तो वो अपवर्ड राइट होगा, हाँ, और जब वो नेगेटिव रहा तो वो डाउनवर्ड हो जाएगा। ये बातें कहाँ से मिलेगी, आपका स्टेटमेंट से। आपको ये बातें कहाँ से मिलेगी, स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट बता देगा कि जो है दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, स्टेटमेंट ही तो बता देगा। क्योंकि जैसे ही आप डिफाइन करने जाएंगे वहाँ स्टेटमेंट आ जाएगी, जब स्टेटमेंट आ जाएगी तो वहीं से रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो वो लोग बता देगा कि उसके साथ डायरेक्ट फंक्शन है कि इनडायरेक्ट। स्टेटमेंट से आपको निकालना होगा ना, हाँ मतलब हाँ स्टेटमेंट ही आपको इंडिकेट कर देगा, इंडिकेट कर देगा, यस सर। है ना। आप लोग का कोई डाउट है तो बोलिए। अब आ जाते हैं, अभी टाइम है ना कुछ, 7 बजे तक खत्म हो जाता है। एक छोटा सा डिस्कशन कर देते हैं, है ना। अब आ जाइए, एक तो होता है कि आपको जो आपका स्टार्टिंग है डिमांड फंक्शन, यही से स्टार्ट है ना, डिमांड फंक्शन। अब इस बात को हमको लिखना है, व्हाट इज डिमांड फंक्शन, क्लियर। तो अब आप इसका आंसर्स क्या लिखिएगा, लिख सकते हैं डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस। हो गई बात है, व्हाट इज द डिमांड फंक्शन। या कह सकते हैं
कि डिमांड फंक्शन कुछ भी लिख दीजिएगा आंसर ही माना जाएगा, shows a Inverse relationship between price and demand. functional relationship between quantity demanded Price of quantity demanded and price of the commodity. एक स्टेटमेंट हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट निकालिए कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा, घटेगा। घट जाएगा। तो अब दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखिएगा, देयर इज एंड Inverse relationship. उतनी सारी बात बताने के लिए केवल ये स्टेटमेंट हमको लिखना था। हम डायरेक्ट ये स्टेटमेंट लिख देते हैं, है ना, डायरेक्ट हम ये स्टेटमेंट लिख देते हैं। ये स्टेटमेंट आप लोग को जाना समझा हुआ है, लेकिन वहां से कहने के बाद देखिए स्टेटमेंट आपसे निकालेंगे आपके शब्दों में, है ना, और उसमें आप कभी भी रटने कोई चीज कहीं भी लिख दीजिएगा आंसर माना जाएगा। कहीं पर भी किसी को पिरो दीजिए तो क्या होगा, देयर इज एन इनवर्स रिलेशन, रिलेशन भी लिख सकते हैं बिटवीन। Demand and price. अब यहां पर थोड़ा सा कुछ कंपोजिशन का आनंद लीजिए, बिटवीन द बोथ। बार बार एक ही बात को लिखने से उसका टोन गड़बड़ा जाता है। बोथ का मतलब तो बात हो गई कि हमारे पास दो ही चीज है, क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो बार बार उसी वर्ड को लिखिएगा, रिपीटेटेड हो जाएगा साइड बाय साइड, तो उसका टोन गड़बड़ा जाएगा, है ना। तो इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा कंपोजिशन पर भी काम हो जाएगा। और रेडीमेड में क्या होगा कि मैटर आएंगे तो उसमें क्या होगा कि आपको केवल कॉपीट कर सकेंगे। इसमें हम आपके सामने आपसे डिस्कशन करके आपके अनुसार ही लिख देंगे। इसके बाद बताइए क्या लिखिएगा, बताइए आप लोग इसमें से किसके बाद क्या लिखिएगा। नई लड़की आई, क्या नाम है इसका, अलका, अंचल, वही देखो चेहरा दिखाई पड़ा। हाँ बोलिए अंचल, इसके बाद क्या लिखिएगा। खाना वाना खाने गई थी लगता है। जितना लोग रहता है ना ऑफ करके वीडियो, वो चाय या पानी पीते रहता है। हाँ बोलिए इसके बाद क्या लिखिएगा। हाँ वो तो लिख दिया, इनवर्स अपोजिट रिलेशन। अब बताइए सर इसके बाद क्या लिखिएगा। When the price of the product. अब क्या कीजिएगा, ये इनवर्स रिलेशन का मीनिंग को क्लियर कर दीजिएगा। मतलब क्या लिखिएगा, इट मीन्स, ये क्या हो जाता है, इट मीन्स माने इसका मतलब क्या हो गया कि व्हेन द प्राइस, हाँ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज इंक्रीज। कैसे लिखिएगा, राम इज गो लिखिएगा कि राम गोज लिखिएगा। तो इंक्रीजेज लिखिएगा कि इज इंक्रीज लिखिएगा, राइजेज लिखिएगा या इंक्रीजेज लिखिएगा। इज इंक्रीज तो नहीं ना लिखिएगा। ये सिंपल कंसेप्ट है, इतना तो कम से कम हम लोग समझते ही हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हम लिखते समय इसकी डिस्कशन करते रहेंगे ताकि आपने कंपोजिशन के समय मिनिमम एरर कीजिए। आप लिख रहे हैं इकोनॉमिक्स, लेकिन जिस लैंग्वेज को में लिख रहे हैं उसका भी तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, है ना। तीन ना कहिएगा कि पिताजी आ रही है, माताजी जा रहा है ना, माताजी जा रही है, पिताजी आ रहे हैं। हाँ प्राइस राइजेस, क्या लिखिएगा, क्वांटिटी डिमांडेड नहीं, क्वांटिटी डिमांडेड पढ़िएगा, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स। फिर इसी बात को लिखेंगे एंड व्हेन द प्राइस फॉल्स, यहीं से पकड़ लेंगे।
यहीं पर लड़के लोग गड़बड़ाने लगते हैं, फिर डिमांड यहाँ पर उठा लेते हैं, जो उस सेंटेंस बनाने में उनको परेशानी हो जाती है ना। जबकि क्या करेंगे कि एंड व्हेन द प्राइस फॉल्स क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस। बात समझ रहे हैं ना। इसी से दूसरा लाइन मिल, दूसरी माने स्टेटमेंट मिल जाएंगे। लेकिन इसको और शॉर्ट करने के लिए वाइस वर्सा एक टर्म और यूज होता है इसमें, सेट्रिस पारिबस, ये यूज करते हैं लोग, सेट्री पारिबस या पारिबस, सेट्रिस पारिबस, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, है ना। ये बातें हो जाती है। और इसी बात को आप कह सकते हैं डेट इज द लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड फंक्शन तो यहीं पर खत्म हो जाता है। यहां का जो स्टेटमेंट आपको क्या कहां चलाते हैं, लॉ ऑफ डिमांड का स्टेटमेंट हो जाते हैं। क्यों सर, कहीं कंफ्यूजन है तो बोलिए। तो ये बात तो समझ में आ गई। अच्छा, अब जब इतनी बातें हो गई तो इसके बाद अब क्या करेंगे, बोलिए। एक स्टेटमेंट तो क्लियर हो गया, डिमांड फंक्शन क्लियर हो गई। अब क्या कर सकते हैं इसमें, आप ग्राफिकल से पहले क्या कर देंगे, इन सिंबॉलिक टर्म, अब उसको क्या करेंगे, सिंबॉलिक टर्म में कन्वर्ट कर देंगे और क्या कर देंगे, डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस, ये लिख देंगे सिंबॉलिक टर्म। यानी उसके बाद क्या लिख देंगे, वेयर डी क्या रिप्रेजेंट करता है, क्वांटिटी डिमांडेड, और पी क्या करता है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और एफ क्या करता है, फंक्शन नहीं लिखिएगा ना, वो फंक्शनल जो है फंक्शन को वो प्रेजेंट करता है, अतः उसको क्या लिखेंगे, फंक्शनल नोटेशन, सिंपल। ना उतना लिखने का जगह है आपके पास। और उसके बाद क्या लिखेंगे, देयरफॉर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड फंक्शन। बस समझ में आ गया सर, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड फंक्शन। अब सीधे यहां से ये लीजिए, ये उठाइए, यहां पर आप देखिए, यहां पर प्राइस जो है हमारा इंडिपेंडेंट है और डिमांड हमेशा यहाँ पर डिमांड यहाँ पर डिपेंडेंट है। और मैंने अभी बताया कि जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे वो कहाँ होंगे, नीचे होंगे। लेकिन दो ऐसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं इन इकोनॉमिक्स, वो हमेशा वर्टिकल पर लिखे जाते हैं, एक प्राइस दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये मार्शल का करामात है, मार्शल ने इन दोनों को टॉप पर लिखा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, इधर प्राइस, इधर लिख देंगे डिमांड, कहीं से भी कर्व को खींच दिया, यही हो गया डिमांड कर्व, हो गई बात। अब इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं कि व्हेन प्राइस इज P1, क्वांटिटी डिमांडेड इज Q1, व्हेन प्राइस फॉल्स टू P2, क्वांटिटी इंक्रीजेज अप टू Q2, एंड दिस इज द डिमांड फंक्शन। बस समझ में आ गए। तो आज इतना ही रहने देते हैं, है ना। तो इसके आगे फिर हम लोग डिमांड शेड्यूल पर काम करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। यहां तक बात समझ में आई आप लोगों को, आप लोगों को क्लियर हुआ? हाँ, टॉपिक, हाँ पहला टर्म तो आपको वही है, आप सिलेबस नहीं देखे हैं, सिलेबस एक बार मैंने उसमें ग्रुप में भेज दिया जाएगा, क्या क्या पढ़ना है। किताब आप लोग के पास है? तो किताब में तो चैप्टर्स हैं ना, तो पहला छोड़कर बाकी तो आप देखिए सेकंड चैप्टर्स में क्या है, डिमांड है ना। तो हम लोग तो डिमांडिंग को लेकर चले, डिमांड फंक्शन को। पहले चैप्टर में तो आप लोग का देखें सिलेबस लड़कियां,
तो उसमें है ना डिमांड फंक्शन। तो आज का डिस्कशन क्लियर हुआ आप लोगों को? पहला कुछ डिस्कशन जो है, चूंकि इंट्रोडक्टरी क्लास था, तो उन बातों को समझाना इसलिए बेहतर मैंने हमारे तरफ से लगा, उसको अगर समझाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, बाकी हमें जितनी बातें कहनी है उसको हम उस रिस्पेक्ट में कहते हुए चले जाएंगे। अब तो इसकी इधर तो लौटना ही नहीं है, अब हम लोग को सीधे सीधे टॉपिक्स पर ही काम करते जाना है। तो ये आउट ऑफ टॉपिक्स नहीं कहा जाए, लेकिन फाउंडेशन ऑफ टॉपिक कहा जा सकता है ना, फाउंडेशन ऑफ टॉपिक कहा जा सकता है। क्लियर हो गया सर? कोई दिक्कत? ठीक है, अगले क्लास में जैसा आप लोग का व्यूज रहेगा उसके अनुसार काम किया जाएगा। ओके, टाटा बाय बाय। और कुछ पूछना तो आप लोग पूछ सकते हैं। किन्हों कुछ कहना है? नहीं? ओके, थैंक यू।